Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नए सिद्धांत का अचानक खुलासा। सितंबर 1854 से चार्ल्स ने पत्र व्यवहार तेज कर दिया। हालांकि साथ में अन्य अनुसंधान कार्य भी चल रहे थे। उन्होंने अध्ययन भी तेज कर दिया था और अब वे एक साथ 1 दर्जन वैज्ञानिक समस्याओं पर चिंतन कर रहे थे। अपने कार्य की योजना के बारे में उल्लेख करते हुए चार्ल्स ने हुकर को पत्र लिखा कि अब तक जीवोत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में उनके जो विचार उभरे हैं उनका एक कच्चा चिट्ठा प्रकाशित कर दिया जाना चाहिए। पर हुकर व लाइल दोनों ने उन्हें जल्दी प्रकाशन से रोका। उन्होंने सलाह दी कि डार्विन को पूरी पुस्तक ही प्रकाशित करनी चाहिए जिसमें इन विचारों का भी समावेश हो। उनकी यह राय थी कि पुस्तक तैयार करने का कार्य तेजी से होना चाहिए। इसी बीच सन 1857 आ गया। डार्विन ने अपने अध्ययन और विचारों को दर्ज करने के लिए नोटबुक खोलने का जो सिलसिला प्रारंभ किया था उसकी 20वीं वर्षगांठ थी। अब तक उनकी नोटबुकों में अथाह सामग्री और आंकड़े थे जो विभिन्न विषयों जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति शास्त्र सहित विज्ञान के अन्य आधा दर्जन उपविषयों से संबंधित थे। 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो समारोह हुआ उसमें मित्रों वैज्ञानिकों से प्रेरणा पाकर डार्विन ने पुस्तक लेखन का कार्य प्रारंभ किया, पर वह तेज नहीं हो सका क्योंकि सत्यापन के लिए बीच बीच में जांच की आवश्यकता पड़ रही थी। सन 1858 का प्रारंभ आ गया था और अभी मात्र 11 अध्याय ही तैयार हो पाए थे। कार्य की विशालता और प्रगति को देखकर चार्ल्स ने अपने मित्रों से जिक्र किया कि वह विषय अत्यंत लंबा है और इसे पूरा करने में अभी उसे 2 वर्ष तो और लग ही जाएंगे। उनके मन में और भी शंकाएं उमड़ रही थी और कभी कभी यह भी लगता था कि वे इस अंतहीन विषय पर पुस्तक को प्रेस में पहुंचा भी पाएंगे या नहीं। तभी 18 जून 1858 आया और उस दिन चार्ल्स ने अपनी डाक देखी। उसमें मलाया में रह रहे अंग्रेज प्रकृति विज्ञानी का एक लेख था जिसके साथ चार्ल्स का पत्र व्यवहार चल रहा था। उस लेख में वर्णित था कि प्राणियों की मूल प्रजाति से परिवर्तन की प्रवृत्ति लगातार चलती ही रहती है। जब डार्विन ने यह लेख पढ़ा तो वे दंग रह गए। उनके अब तक विकसित सिद्धांत का सार उस लेख में था। चार्ल्स ने सन 1844 में जो खाका तैयार किया था वह पूरा का पूरा इस लेख में समाया हुआ था। उन्होंने अपनी किताब के जो 18 अध्याय तैयार किए थे उनके शीर्षक इस लेख में उल्लेखित थे। कैसा संयोग था, सैकड़ों हजारों सालों से दुनिया अपनी रफ्तार से चलती जा रही थी। सभी लोग उसे विविध तरीकों से देख व निहार रहे थे। किसी के मन में इस तर्क संगत विकास की बात नहीं आई और आई तो 2 लोगों के मन में एक साथ आई और वह भी उन 2 लोगों के मन में जो दुनिया के अलग अलग सिरों पर बैठे थे।
डार्विन इस संयोग से इस कदर स्तब्ध थे कि उन्होंने तुरंत लाइल को पत्र लिखा कि अब तक हुई देर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। यदि वॉलेस का सिद्धांत प्रकाशित हो गया तो डार्विन के सिद्धांत की मौलिकता चकनाचूर हो जाएगी। यही नहीं, उनका वृहद ग्रंथ भी अपना मूल्य खो बैठेगा। अभी तक जो मेहनत उन्होंने इस सिद्धांत को विकसित करने में की वह जाया हो जाएगी। वॉलेस ने अपने सिद्धांत के प्रकाशन का कोई उल्लेख नहीं किया था, पर डार्विन ने उसे पत्र में लिखा कि वह शीघ्र ही इस लेख को 1-2 पत्रिकाओं में भेज दे। साथ ही लाइल को लिखे पत्र में डार्विन ने आशा व्यक्त की कि वॉलेस ने इस सिद्धांत का जो खाका खींचा है वह स्वीकार्य होगा। जो आपकी राय होगी उसे ही मैं अपनी राय मानकर वॉलेस को लिख दूंगा। अब तक के घटनाक्रम से हुकर को भी अवगत कराया गया। डार्विन अब अपने दोनों मित्रों लाइल और हुकर से सलाह की अपेक्षा कर रहा था। उनका सन 1844 में बना खाका अप्रकाशित पड़ा था। हाल ही में उन्होंने एक अमेरिकी वनस्पति शास्त्र आसाग्रे को एक पत्र लिखा था जिसमें अपने सिद्धांत के चंद बिंदुओं का वर्णन था। वह भी प्रकाशन के लिए नहीं भेजा गया था। डार्विन को लग रहा था कि चूंकि वॉलेस ने अपना सिद्धांत उन्हें लिखकर भेज दिया है, अतः अब यदि वे अपना सिद्धांत सामने रखेंगे तो कोई कह सकता है कि यह इसी की नकल है। खिजे हुए डार्विन ने यह भी कह दिया कि यदि किसी ने ऐसा कहा तो वे अपनी अब तक की तैयार पुस्तक जला देंगे। डार्विन की मनोदशा को भांपकर लाइल और हुकर तत्काल कार्यवाही में जुट गए। हुकर ने कहा कि वे उसे सन 1844 का खाका व आसाग्रे को लिखे पत्र की प्रति भेज दें। डार्विन ने उनकी प्रतियां तैयार करके अपने नौकर के हाथ भिजवा दी थी, पर बाधाओं ने डार्विन का पीछा कहाँ छोड़ा था। उन्हीं दिनों पूरे गांव में स्कारलेट बुखार फैल गया और डाउन भी उसकी चपेट में आ गया। 18 जून को डार्विन की सबसे छोटी संतान, जो मात्र 18 माह की थी और विकलांगता से पीड़ित थी, इस बुखार को नहीं झेल पाई और चल बसी। यही नहीं, हेनरी, एट्टा तथा देख रेख करने वाली 2 आयाएं भी बीमार पड़ गई और उनमें भी इस रोग के लक्षण दिखलाई देने लगे। परिवार के अन्य बच्चों को सुरक्षा हेतु अन्य स्थानों पर भेजा गया। वे घड़ियां सचमुच भयावह थी, पर इन सब के बावजूद लाइल और हुकर ने तैयारी कर ली कि डार्विन के सिद्धांत व वॉलेस के काम का एक साथ प्रस्तुतिकरण किया जाए। उन्होंने लिनेन सोसाइटी के समक्ष ऐसा करने का निर्णय किया। इसके अलावा उन्होंने यह भी तय किया कि अपने सिद्धांत के साथ वॉलेस का काम भी प्रकाशित करा दिया जाए। उन्होंने अपना संस्मरण विस्तार से तैयार किया, जिसमें वर्णित था कि उन्होंने सन 1844 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर लिया था। 1 जुलाई को लिनेन सोसाइटी की बैठक प्रारंभ हुई। चार्ल्स के साथ लाइल और हुकर भी उपस्थित थे। उन्होंने सोसाइटी के उपस्थित फेलो सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस अभूतपूर्व विषय को ध्यान से सुने, क्योंकि इसके प्रभाव दीर्घगामी होंगे।
सचमुच डार्विन और वॉलेस के कामों की प्रस्तुति पूरे विश्व को झकझोरने वाली थी। प्रारंभ में सभी सदस्य अपनी उत्तेजना को रोककर दिल थामे बैठे रहे और किसी तरह सुनते रहे, पर ज्यों ही वक्तव्य पूरा हुआ एकदम शांति छा गई। किसी की भी चर्चा करने की हिम्मत नहीं हुई। हुकर ने अगले दिन डार्विन को पत्र में लिखा कि शायद विषय इतना नया था कि पुराने विचारों के लोगों के लिए इस पर बहस करने के लिए अपने आप को तर्कों तथा तथ्यों से लैस करना संभव नहीं था। संयोगवश उपरोक्त बैठक एक अन्य वैज्ञानिक जॉर्ज बोथम के शोध पत्र पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी, पर नए काम की अद्भुत प्रस्तुति के चक्कर में अवाक रह गए बोथम ने अपना शोध पत्र वापस ले लिया। उसके काम का सारा आधार ही उलट-पुलट हो गया। समिति के अन्य सदस्य भी बेचैन हो गए। उन्हें लगने लगा कि विश्व के विज्ञान की अब तक की नींव सरक चुकी है। अब तो हर विषय के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा। उधर डार्विन काफ़ी संतुष्ट थे। उन्हें लगा कि वे वालेस के काम के साथ उनके काम की प्रस्तुति जोरदार रही। उन्होंने तय किया कि वे वालेस के लेख के साथ वे अपना काम परिशिष्ट के रूप में लगा देंगे। उधर घरेलू मोर्चे पर भी राहत मिल चुकी थी। प्रारंभ में लग रहा था कि हेनरिएटा व दोनों आयाएं स्कारलेट बुखार की चपेट में हैं, पर बाद में पता लगा कि सिर्फ एक आया ही चपेट में है और उसकी स्थिति में भी सुधार आ रहा था। शेष बच्चे भी सुरक्षित थे। डार्विन को अब विश्राम की सख्त आवश्यकता थी। वे एक पिकनिक स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अब तक के स्वीकृत सिद्धांत का सार तैयार करना प्रारंभ किया। यह एक लेख के रूप में था और योजना थी कि यह अनुमानित 30 पृष्ठ का लेख लिनेन सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित हो जाएगा। पर जब लिखना प्रारंभ किया तो लेख बढ़ता चला गया। यह पुस्तक के आकार का होने लगा। लाइल के कहने पर प्रकाशक मरे ने इसे बिना देखे ही पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया। डार्विन लिखते चले गए। बीच बीच में उन्हें कई बार भयंकर सिर दर्द हुआ। उनका पेट भी खराब हुआ, पर वे नहीं रुके। 13 महीने के अथक परिश्रम के पश्चात पांडुलिपि तैयार हो गई। चार्ल्स डार्विन ने इसका शीर्षक तय किया, एन अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एन एसे ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड वेराइटीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। पर प्रकाशक मरे को लगा कि यह शीर्षक बहुत लंबा है और चल नहीं पाएगा। लेखक और प्रकाशक के बीच तर्क वितर्क प्रारंभ हुआ और इस चक्कर में मरे ने, जो स्वयं भूगर्भ शास्त्री था, पूरी पांडुलिपि पढ़ डाली। इसके साथ ही वह बुरी तरह डर गया और उसने डार्विन को मनाना प्रारंभ किया कि वह इस विषय को त्याग दे और कबूतरों पर अब तक के अवलोकनों पर पुस्तक तैयार कर दे। उसने यह भी विकल्प दिया कि इस पुस्तक के साथ वह अपने सामान्य विचारों का संक्षिप्त रूप भी जोड़ दे, जो कि प्रकाशित हो जाएगा। मरे ने बहुत समझाया कि लोग कबूतरों में खासी दिलचस्पी रखते हैं और वह खूब बिकेंगी, पर डार्विन नहीं माने।
उन्होंने शीर्षक तो छोटा कर दिया पर विषय नहीं बदला। क्यों बदलते? आखिर सारा जीवन उसमें लगा चुके थे। आखिर प्रकाशक को हार माननी पड़ी। प्रकाशन का कार्य प्रारंभ हुआ। डार्विन का हाजमा बिगड़ता रहा पर प्रूफ पढ़े जाते रहे। वे इस कदर कमज़ोर हो चुके थे कि उनकी शक्ति बच्चों जैसी होती गई पर पुस्तक का रूप निखरता गया। आखिर दुनिया का महानतम व अधिकतम प्रभावशाली पुस्तक तैयार हो ही गई। 24 नवंबर 1859 को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज शीर्षक प्रकाशित हो गई। पहले संस्करण में 1250 प्रतियां छपी थी और वे पहले ही दिन सारी की सारी बिक गई। प्रकाशक ने दूसरे संस्करण के रूप में 3000 का आदेश तत्काल प्रेस को दे दिया। घोर विरोध प्रारंभ। पाठकों के हाथों में पुस्तक आते ही उथल पुथल प्रारंभ हो गई। अभी तक लोगों का मानना था कि ईश्वर ने प्राणियों को जिस रूप में बनाया था वही रूप चल रहा है। जो कुछ हुआ ईश्वर ने किया, अपने आप या परिस्थितिवश कुछ नहीं हुआ। क्वार्टरली रिव्यू शीर्षक पत्रिका ने डार्विन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा कि यह सिद्धांत ईश्वर की महानता व पूर्णता को खंडित करता है। उन्होंने आरोप लगाए कि डार्विन ने ऊटपटांग तथ्य एकत्रित करके कल्पना व संभावना का एक ढांचा खड़ा कर दिया है। इस तरह जो आज जो फल है, कल वे भी विकसित होकर प्राणी और फिर मानव बन जाएंगे। एथेनियम ने इस सिद्धांत पर प्रहार किया कि मानव के पूर्वज बंदर थे। ज़्यादातर वैज्ञानिक डार्विन का विरोध कर रहे थे। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि सारे प्राणी मानव सहित एक मूल से विकसित हुए हैं। पर टाइम्स पत्रिका अपवाद साबित हुई। उसने निष्पक्ष भाव से एक बड़ा लेख लिखा जिसमें लिखा कि प्रकृति विज्ञानियों ने 20 वर्ष से जो शोध किया है उसका परिणाम यह है कि प्रकृति में समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को देखा और समझा जा सकता है। मजे की बात यह थी कि टाइम्स में छपे इस एकमात्र निष्पक्ष लेख में लेखक का नाम नहीं छपा था। डार्विन को शक था कि थॉमस हक्सली ने यह लेख लिखा होगा क्योंकि उनके ही पास इस श्रेणी का ज्ञान व लेखन शैली है। डार्विन का शक सही निकला। प्रतिभावान जीव विज्ञानी हक्सली प्रारंभ से जीवन में छाई भारी विविधता के बारे में अब तक की मान्यताओं से असंतुष्ट थे। इस नए सिद्धांत के बारे में पढ़कर और जानकर उन्हें लगा कि अब तक के चमत्कारी सिद्धांत कपोल कल्पना है और इसके सामने नहीं ठहरते हैं। उन्हें यह सिद्धांत अंधेरे में प्रकाश की तेज किरण लगा। हक्सली ने डार्विन को एक प्रेरक पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आपने चिंतनशील लोगों को अनुग्रहित किया है, साथ ही आगाह करते हुए सांत्वना भी दी कि भौंकने वाले कुत्तों से ज़्यादा न डरे क्योंकि आपके अनेक मित्र साथ भी देंगे। आप विरोध का मुकाबला करने की ठान लें। जून 1860 के अंत में ऑक्सफोर्ड में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की बैठक आयोजित हुई।
28 जून को बृहस्पतिवार के दिन डार्विन के सिद्धांत पर तीव्रतम प्रहार करने वाले 2 शोध पत्र उसमें प्रस्तुत किए गए। प्रारंभ में हक्सली ने इसमें धैर्य रखा और बहस नहीं होने दी, पर ज्यों ही दूसरे वक्ता सर रिचर्ड ओवन ने घोषणा की कि गोरिल्ला के मस्तिष्क और मनुष्य के मस्तिष्क में उतना ही अंतर है जितना कि उच्चतम और निम्न प्राणी के मस्तिष्क में होता है, तो हक्सली ने इसे काट दिया। उन्होंने ओवन को चुनौती दे डाली कि वे इस वक्तव्य को निरस्त करने के लिए शीघ्र ही और पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। शुक्रवार को इस विषय पर शांति रही, पर शनिवार को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में अध्यक्ष जॉन ड्रेपर ने जब यूरोप के बौद्धिक विकास पर बोलना प्रारंभ किया तो ऑक्सफोर्ड के बिशप सामुवेल विल्बर फोर्स भी आ गए और चर्च तथा विज्ञान के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आगे बैठक जब प्रारंभ होने को हुई तो कक्ष में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और आयोजकों को बड़ा सभा कक्ष लेना पड़ा। उस बड़े कक्ष में लगभग 700 पुरुषों स्त्रियों की भीड़ ठुसी हुई थी और ज़्यादातर महिलाएं पश्चिमी किनारे पर खिड़की के पास जमी हुई थी। ड्रेपर के व्याख्यान की समाप्ति पर सभा की अध्यक्षता कर रहे हैंसलों को घोषणा करनी पड़ी कि उन्हीं लोगों को अपनी बात रखने की अनुमति दी जाएगी जो वैध वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत कर पाएंगे। पर लोगों की उत्तेजना के बीच यह निर्देश सुना अनसुना हो गया। एक आदमी भागकर ब्लैक बोर्ड पर पहुंचा और उसने 2 बिंदु बना दिए, एक को मनुष्य बताया और दूसरे को बंदर। तभी अचानक स्नातक स्तर के छात्रों का झुंड बंदर बंदर चिल्लाने लगा। उस व्यक्ति को ब्लैक बोर्ड से हटाया गया। हैंसलो ने अपना निर्देश पुनः दोहराया तो इस बार भीड़ ने बिशप को बोलने का अवसर देने की मांग की। बिशप ने सिर्फ धर्माचार्य थे वरन गणित के प्रोफेसर भी थे। उनसे उम्मीद थी कि वे डार्विन का डटकर मुकाबला करेंगे। बिशप ने आधे घंटे का व्याख्यान दिया और डार्विन को उनके सिद्धांत के लिए बुरी तरह लताड़ा। उन्होंने हक्सली को भी लपेटे में लिया जो उनके पास ही बैठे थे और धिक्कारते हुए सुनाया कि क्या तुम्हारे दादा या उनके दादा वनमानुष थे। बिशप को भारी समर्थन मिला। महिलाओं ने सफ़ेद रुमाल उड़ाकर बिशप का समर्थन किया। हैंसलों को बार बार व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश देना पड़ा। पहले चक्र में बिशप निश्चित रूप से भारी पड़ गए, पर हक्सली कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि ईश्वर ने उन्हें वैज्ञानिक बनाया है और वे इसके लिए उसके आभारी हैं। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि बिशप अज्ञानी हैं। अमेरिकी वक्ता बिलवर्ट फोर्स के तर्कों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वनमानुष को अपना पूर्वज मानते हुए उन्हें कोई शर्म नहीं महसूस हो रही है। वनमानुष तो भोला होता है, वह बिशप से तो बेहतर ही होता है जो बिना जानकारियों व तथ्यों के एक वैज्ञानिक विषय पर कुतर्क कर रहे हैं। पर लगा कि भीड़ को हक्सली का कटाक्ष समझ में नहीं आया, पर काफ़ी शोरगुल होने लगा। कुल मिलाकर लोगों को यह लगा कि धर्माचार्य का अपमान हो रहा है और वे पैर पटक पटक कर इसका
विरोध करने लगे। भयानक दृश्य देखकर एक महिला लेडी ब्रूस्टर बेहोश हो गई। एडमिरल फिट्जरॉय, जो बीगल जहाज के कप्तान भी रहे थे, ने हवा में बाइबिल लहराई। तरह तरह के नारे लगने लगे। लोग आपसी बहस में उलझ गए। हुकर ने कहा कि उसका खून खौल रहा है। इस घटना का ब्यौरा लिखते हुए मैकमिलन पत्रिका में एक अनाम लेखक ने कहा, उन्होंने ऐसी घृणा फैलाने वाली बैठक कभी नहीं देखी थी। उनका यह भी मानना था कि जो लोग डार्विन का पक्ष ले रहे थे, उनके खिलाफ घृणा तेजी से जोड़ पकड़ रही थी। उस घड़ी के साथ ही विज्ञान व धर्म के बीच तकरार एक नए सिरे से प्रारंभ हो गई। महान जीवोत्पत्ति सिद्धांत। अब लोग यह जानने का प्रयास करने लगे कि आखिर यह जीवोत्पत्ति सिद्धांत है क्या। वास्तव में चार्ल्स डार्विन ने जो पुस्तक तैयार की थी, उसमें विभिन्न प्रजातियों के बारे में तथ्य मात्र थे और कोई स्पष्ट निष्कर्ष भी नहीं निकाला गया था। धर्म पर प्रहार करने की तो कल्पना भी नहीं की गई थी। वह पुस्तक विचारों से पूर्ण, वैज्ञानिक तथा संयमित थी। पर इसके बाद में जो विचार उभरे और इसके दीर्घगामी परिणामों के बारे में जो कल्पनाएं की गई, वे अति विस्फोटक थी। अब तक की मान्यताओं से प्रेरित लोग डार्विन को विद्रोही मानते हुए घृणा का पात्र बना रहे थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो डार्विन के इस सिद्धांत से प्रेरित हो रहे थे। डार्विन का सिद्धांत इन तथ्यों पर आधारित था। प्राणियों की तादाद ज्यामितीय क्रम से बढ़ती है। यदि प्राणी के एक जोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह इतनी संतानें और फिर उनके संतानें उत्पन्न करता रहेगा कि पूरी पृथ्वी उन्हीं से अर्थात उसी प्रजाति से भर जाएगी। पर विश्व पर खाद्य पदार्थ व अन्य अनिवार्य आवश्यकताएं उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती हैं। वास्तव में एक स्थिति ऐसी आती है जबकि भोजन व अन्य अनिवार्य चीज़ें कम पड़ने लगती है। पृथ्वी के संसाधन जन्म ले सकने वाले प्राणियों की तुलना में अत्यल्प हैं। अतः एक स्थिति आती है जब संसाधनों के लिए प्राणियों को आपस में पहले प्रतिस्पर्धा और फिर संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष जीवन मरण का होता है और जो सशक्त होता है वह बचता है और शेष मारे जाते हैं। जो प्राणी अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं और चतुर शिकारी होते हैं या सबसे मजबूत योद्धा होते हैं या अपने शत्रुओं को चकमा देकर भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, वे ही बच पाते हैं, शेष नष्ट हो जाते हैं। चार्ल्स ने इसे प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन की संज्ञा दी और कहा जो श्रेष्ठतम होगा उसी का अस्तित्व बच पाएगा। इस सिद्धांत के पीछे तथ्य भी थे और तर्क भी। सभी जानते थे कि प्रजनन की रफ्तार तेजी से होती है। यदि यह निर्बाध रूप से जारी रहेगी तो पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी। यहाँ तक कि जिन प्राणियों की प्रजनन दर धीमी होती है वे भी चंद वर्ष या दशक में दुगुने हो जाते हैं।
इससे पहले लिनियस ने बताया था कि हर पौधे से यदि साल में 2 बीज भी उत्पन्न हो और हर बीज से पौधा जन्म ले तो पूरी पृथ्वी पर उसी पौधे की कतारें लगी दिखेगी। हाथी, जिसकी प्रजनन दर धीमी होती है, यदि उसे निर्बाध छोड़ दिया जाए तो 750 वर्षों में पृथ्वी पर हाथी ही हाथी दिखेंगे। डार्विन ने सिर्फ सैद्धांतिक गणनाएं ही नहीं प्रस्तुत की, उन्होंने अमेरिका की भूमि से खोद कर निकाला गया घोड़े का दांत निकाला और दिखाया कि एक समय में अमेरिका की धरती से घोड़ा विलुप्त हो चुका था। यह दोबारा तब आया जब यूरोपीय प्रवासी इसे अपने साथ ले आए थे। यही नहीं, अर्जेंटीना में भी ऐसा ही देखने को मिला। चरने वाले पालतू जानवर तब दोबारा आए जब यूरोपीय प्रवासी उन्हें वहां अपने साथ लेकर पहुंचे। यही नहीं, सुरक्षित वातावरण में अमेरिका में घोड़ों की संख्या 0 से लाखों हो गई। यही स्थिति नई लगाई गई वनस्पतियों की हुई थी, जबकि उनकी जन्म दर बढ़ाने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किए गए थे। सिर्फ उनके विनाश को हतोत्साहित किया गया था। पर साथ ही यह भी था कि पृथ्वी पर उपरोक्त सिद्धांत के जरिए एक अद्भुत संतुलन बना रहता है। किसी भी प्रजाति, चाहे वह मनुष्य हो या पौधा, सरीसृप हो या कीड़ा मकोड़ा, उसका आधिपत्य नहीं हो पाता है। प्रकृति में तेजी से प्रजनन भी होता है और एक सतत युद्ध भी जारी रहता है। डार्विन के अनुसार पृथ्वी में अनेक घटनाएं लगातार चलती रहती है। कुछ चीज़ों की प्रचुरता हो जाती है तो कुछ का भारी अभाव, कुछ विलुप्त ही हो जाती हैं तो कुछ परिवर्तित हो जाती हैं। इस सुंदर व चौंधियाने वाली प्रकृति में लगातार निर्मम संहार भी होता रहता है। सुंदर गीत सुनाने वाली चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खाकर या बीज को पचाकर निरंतर जीवन नष्ट करती रहती है। उनके अंडों या बच्चों को दूसरे शिकारी प्राणी जैसे सांप आदि खा जाते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत को आम आदमी के गले उतारने के लिए अनेक उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष अनेक रूपों में देखा व समझा जा सकता है। रेगिस्तान के किनारे खड़ा पेड़ अपने आप को लगातार सूखने से बचाता है। इसी तरह एक पौधे के 1000 बीज निकलते हैं, पर उनमें से एक ही वृक्ष को जन्म दे पाता है। इस क्रम में बीजों को अनेक प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है। कुछ को जमीन नहीं मिल पाती है क्योंकि आसपास के पौधे जमीन को घेरे रहते हैं। कुछ एक ही डाल में उगते हैं, पर कुछ को चिड़िया खा जाती है। उन्होंने अपने बगीचे में अनेक प्रयोग भी किए। एक बार बसंत के मौसम में उन्होंने 3 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े भूमि के टुकड़े पर खुदाई की और उसे साफ भी किया। इसके बाद उन्होंने देखा कि उस जमीन में 357 कोंपले उगी थी। वे रोज उस जमीन का अवलोकन करते थे और उन्होंने पाया कि उनमें से 295 कोंपले नष्ट हो गई है। उनमें से ज़्यादातर कीड़ों द्वारा नष्ट हुई थी। उन्होंने परिणाम निकाला कि उन अनचाही जंगली खरपतवारों को भी अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा और इस क्रम में उनमें से 83% अपना अस्तित्व खो बैठी। डार्विन ने 15 प्रकार के बीज बोए
उस स्थान पर अन्य पौधे भी थे। उन बीजों से जो पौधे निकले उन्हें आसपास के पेड़ पौधों से अस्तित्व हेतु संघर्ष करना पड़ा। हालांकि सभी बीजों से पौधे निकले, पर आसपास के पेड़ पौधों से संघर्ष में उनमें से एक भी बीज उत्पन्न करने लायक स्थिति में नहीं आ पाया। डार्विन ने उपरोक्त प्रकार के प्रयोग अपने डाउन मकान के अलावा अन्य स्थानों पर भी करवाए। पास में स्थित स्थान सरे में उन्होंने एक मैदान को चारों तरफ से घिरवाया ताकि उसमें जानवर न प्रवेश कर सके। इसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर तरह तरह की वनस्पतियाँ उगने लगी। उन्होंने अनेक जगहों पर देखा कि बड़े पेड़ों के आसपास दूसरे पौधे उगते तो हैं, पर जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। डार्विन ने लिखा कि हर पौधे को अपना अस्तित्व बचाना होता है। एक वर्ग गज के इलाके में ही उसके अनेक प्रकार के और तमाम शत्रु होते हैं। यही कारण है कि अनेक वनस्पतियां और प्राणी विलुप्त हो जाते हैं। उन्होंने मक्खियों पर भी अनुसंधान किया। उन्होंने पाया कि मक्खियों को चूहे नुकसान पहुंचाते हैं, चूहों को बिल्लियां खा जाती है। इस तरह मक्खियों की संख्या चूहों पर और चूहों की संख्या बिल्लियों पर निर्भर करती है। डार्विन ने यह भी स्पष्ट किया, संघर्ष के अंदर भी संघर्ष चलता रहता है। एक ही क्षेत्र में रह रहे एक ही प्रजाति के प्राणियों में यह संघर्ष अति गंभीर होता है। ये लोग एक ही प्रकार के भोजन को खाते हैं और एक ही प्रकार के खतरे का हर समय सामना करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिए कि कुछ जगहों पर एक प्रकार की झाड़ी दूसरे प्रकार की झाड़ी को नष्ट कर देती है। उन्होंने रूस का उदाहरण दिया और कहा कि जब अन्य एशियाई देशों में कॉकरोच आए तो उन्होंने स्थानीय कॉकरोचों को भगा दिया। ऑस्ट्रेलिया में जब यूरोपीय लोग अपने यहाँ की मधुमक्खियाँ ले गए तो उन मधुमक्खियों ने स्थानीय मधुमक्खियों को भगा दिया। उन्होंने कारण ढूंढने का भी प्रयास किया कि आखिर कैसे एक प्रजाति दूसरी पर हावी हो जाती है, क्यों एक जीत जाता है और दूसरा हार कर नष्ट हो जाता है या भाग जाता है। उन्होंने कहा कि हर प्राणी को खाने के लिए भोजन और रहने के लिए स्थान चाहिए। उन्हें उन प्राणियों से बचाव के लिए जगह चाहिए जो मारना चाहते हैं और उन प्राणियों का इलाका चाहिए जहां उनके शिकार प्राणी या वनस्पति उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार कब्जेदार और कब्जा करने वाले तथा आक्रमणकारी और बचाव करने वाले बीच जंग चलती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर प्राणी एक काल में अपनी तेजी से वृद्धि करता है और एक काल में उसका तेजी से विनाश होता है। डार्विन ने यह भी साबित किया कि हर प्राणी उसी प्रकार एक दूसरे से भिन्न है जिस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उन्होंने इसका कारण जानने की कोशिश की और तरह तरह के प्रयोग प्रारंभ किए। धन्यवाद। अगले पार्ट में हम सुनेंगे कैसे उनके प्रयोगों का सिलसिला जारी रहता है।